Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए यहाँ पे मैं आपको क्लासेस करा रही हूँ। तो इसमें हम आपके लिए यहाँ पे जो आपका परीक्षा हुई थी 28 को, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस कराऊंगी 28 जनवरी 2019 को। इसमें हम सामान्य ज्ञान के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके के आपके यहाँ पे क्वेश्चंस बने हैं। तो सभी क्वेश्चंस को देखना है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इनका एनालिसिस करेंगे। तो आपको समझना है सभी को। स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। वर्ष 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो गोविंद बल्लभ पंत हो जाते हैं, योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं, या फिर अखिलेश यादव या आपकी मायावती हो जाती हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए थे। तो इसका आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे आपके योगी आदित्यनाथ। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। तो वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री के रूप में आपके योगी आदित्यनाथ चुने गए थे और यह आपके गोरखपुर से 5 बार सांसद हुए थे। कहाँ के सांसद थे? गोरखपुर। गोरखपुर के यह 5 बार सांसद रहे थे। सांसद के रूप में यह चुने गए थे गोरखपुर में। और हम बात करते हैं राज्य के 32वें, यह आपके क्या हो जाते हैं? व्यक्ति के रूप में हो जाते हैं। योगी आदित्यनाथ 32वें व्यक्ति के रूप में हो जाते हैं। और मैं बात करूं यहाँ पे मुख्यमंत्री के रूप में तो 21वें हो जाते हैं। यहाँ पे 32 में आपके व्यक्ति के रूप में हो जाते हैं, लेकिन 21वें आपके मुख्यमंत्री के रूप में हो जाते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है आपका कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी आपको बताना है कौन सा हो जाता है। तो तोता होता है, गरुड़ होता है, राम चिरैया होती है, या फिर सारस होता है। तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य पक्षी है उसके बारे में आपको बताना है कौन हो जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी के रूप में, तो आपका यहाँ पे सारस हो जाता है। राज्य पक्षी आपका सारस वह क्या होता है? क्रॉच होता है। ठीक, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश का जो आपका राजकीय वृक्ष हो जाता है, वृक्ष की मैं यहाँ पे बात करूँ तो वृक्ष क्या हो जाता है आपका? अशोक हो जाता है। वृक्ष आपका क्या हो जाता है? अशोक हो जाता है। और मैं यहाँ पे पशु की बात करूँ तो पशु आपका यहाँ पे बारहसिंगा हो जाता है। बारहसिंगा आपका यहाँ पे पशु हो जाता है। और पुष्प की मैं यहाँ पे बात करूँ तो पुष्प आपका पलाश हो जाता है। पलाश, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेसू बोलते हैं। ठीक, पलाश या टेसू आपका यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ, किसके बारे में बात करूँ? चिन्ह के बारे में यहाँ पे बात करूँ तो चिन्ह आपका क्या हो जाता है? एक वृत्त में दो मछली, एक वृत्त में दो मछली, और क्या हो जाता है? एक तीर धनुष हो जाता है। एक तीर धनुष। ठीक, आपको ध्यान रखना है क्या हो जाता है? एक वृत्त में दो मछली और एक क्या हो जाता है आपका यहाँ पे? तीर धनुष हो जाता है। आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा होता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपका सारस हो जाता है। वृक्ष की मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पे अशोक हो जाता है। वृक्ष आपका अशोक हो जाता है। पशु आपका बारहसिंगा हो जाता है। पुष्प की बात करूं तो पलाश और टेसू आपका पुष्प हो जाता है। और चिन्ह की मैं यहाँ पे बात करूं तो आपका एक वृत्त में दो मछली और एक तीर धनुष, यह आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय जो राज्य चिन्ह है वह हो जाता है।
यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है आपका, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो वर्ष 1937 से लेकर 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो इसको हम उत्तरा के नाम से जानते थे, संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे, उत्तर प्रांत के नाम से, या रामकृष्ण प्रदेश के नाम से। तो 1937 से लेकर 1950 तक हम उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे उत्तर प्रदेश को। यहाँ पे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश के बारे में, तो उत्तर प्रदेश को हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते थे। तो 1836 से लेकर 1877 तक, 1800 आपसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि 1836 से लेकर यहाँ पे 1877 तक, 1836 से लेकर 1877 तक उत्तर प्रदेश को हम किस नाम से जानते थे? तो इसको हम यहाँ पे उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे, उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते थे। इतना आपको ध्यान रखना है। आगे मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपका 1877 है, क्या है? 1877 है। इसको हम यहाँ पे 1877 में हम उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो इसका जो नाम है बदल दिया गया था। 1836 से लेकर 1837 तक उत्तर पश्चिम प्रांत रहा। फिर आपका यहाँ पे 1877 आ जाता है। तो 1877 में इसका नाम बदल दिया गया और इसका नाम रख दिया गया आगरा अवध संयुक्त प्रांत। क्या नाम रख दिया? आगरा अवध संयुक्त प्रांत आपका नाम रख दिया गया। संयुक्त प्रांत नाम रख दिया गया, आपको ध्यान रखना है। इसके आगे मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका 24 जनवरी 1950 है, 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके, 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर, संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? नाम बदलकर संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। उत्तर प्रदेश आपका कर दिया गया। कब कर दिया गया? तो यह आपका 24 जनवरी 1950 को इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? तो यह आपका उत्तर प्रदेश कर दिया गया। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? 1837 से लेकर 1950 तक हम संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। 1836 से लेकर 77 तक हम बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जानते हैं। और 1877 में उत्तर प्रदेश प्रांत का नाम बदल करके आगरा अवध एवं अवध संयुक्त प्रांत रख दिया गया। उसके बाद में 24 जनवरी 1950 को इसका नाम संयुक्त प्रांत के नाम से बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर है जहाँ पे भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला को आयोजित किया जाता है? तो इसकी हम बात करें तो यह आपका आगरा हो जाता है, वाराणसी हो जाता है, कानपुर हो जाता है, या फिर लखनऊ हो जाता है। तो भगवान शिव के सम्मान की हम बात करते हैं, जो आपका कैलाश मेला आयोजित किया जाता है तो यह आपका आगरा में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? आगरा में आपका कैलाश मेला लगता है और यह भगवान शिव के सम्मान के लिए लगता है। यहाँ तक बात क्लियर? अब मैं बात करूँ आगरा में, तो आपका आगरा में और भी मेला लगता है जिसका नाम हो जाता है आपका नवरात्र मेला और आपका गणगौर मेला। नवरात्र मेला और गणगौर मेला। और मैं यहाँ पे बात करूँ आगरा की, तो यहाँ पे बटेश्वर यहाँ पे बटेश्वर आपका पशु मेला लगता है।
बटेश्वर आपका पशु मेला यहाँ पे आगरा में लगता है, तो आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। आपने समझा कि किस शहर में भगवान शिव के सम्मान के लिए कैलाश मेला आयोजित होता है, तो आगरा में होता है। आगरा में आपका यहाँ पे नवरात्र और गणगौर मेला लगता है। बटेश्वर और पशु मेला भी आगरा में लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी हो जाती है। तो सबसे लंबी नहर की हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो आगरा नहर होती है, शारदा नहर होती है, उत्तर गंगा नहर होती है या निचली गंगा नहर होती है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर की हम बात करते हैं कौन सी हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे आंसर हो जाता है आपकी शारदा नहर। शारदा नहर है उत्तर प्रदेश की कैसी नहर है, सबसे लंबी नहर हो जाती है, सबसे लंबी नहर हो जाती है। और इसके निर्माण काल की मैं यहाँ पे बात करूँ, जो आपकी शारदा नहर है इसका निर्माण काल की मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसका निर्माण काल हो जाता है 1920 से लेकर 1928। 1920 से लेकर 1928 आपका यहाँ पे शारदा नहर का निर्माण काल हो जाता है। इसके मध्य में क्या हुआ था, इसके मध्य में इस नहर का यहाँ पे यह नहर बनाई गई थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था। उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो किस वर्ष अस्तित्व में आया था। यह उत्तराखंड राज्य है आपका उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बनाया गया एक राज्य है। तो इसकी हम बात करते हैं तो यह कब अस्तित्व में आया गया था, तो वर्ष 2000 में, 1991 में, 2016 में या फिर आपका 2011 में। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था, तो इसका सही आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। यह वर्ष 2000 में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया एक राज्य है। तो इसकी हम थोड़ा सा डेट के बारे में बात करते हैं तो इसकी डेट हो जाती है आपकी यहाँ पे, डेट हो जाती है 9 नवंबर, क्या हो जाती है 9 नवंबर 2000। यह आपका यहाँ पे डेट हो जाती है। 2 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन कर उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। 2 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश का विभाजन करके उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। आपसे डेट पूछ ली जाती है, यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे आपको वर्ष दे रखी है लेकिन डेट भी आपको पूछ लेता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आता है कि 1930 में सीवी रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो सीवी रमन, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनता है, आपको कई कंपटीशन एग्जाम में यह क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा कि 1930 में सीवी रमन ने यहाँ पे के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो इन्होंने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो इनकी मैं यहाँ पे बात करूँ साहित्य के लिए, शांति के लिए, भौतिक शास्त्र के लिए या फिर अर्थशास्त्र के लिए। तो 1930 में सीवी रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 का सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे, यह आपका भौतिक शास्त्र हो जाता है। भौतिक शास्त्र के लिए इन्होंने पुरस्कार जीता था। और मैं यहाँ पे बात करूँ तो इनको पुरस्कार यहाँ पे 1954 में, इनको पुरस्कार यहाँ पे 1954 में यहाँ पे भारत रत्न मिला था। 1954 में इनको भारत रत्न मिला था, किसको, सीवी रमन को। और 1957 में, वर्ष 1957 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। कौन सा मिला था, लेनिन शांति पुरस्कार इनको मिला था। इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। यहाँ पे
नोबेल पुरस्कार जीता था सीवी रमन ने वर्ष 1930 में किसके लिए? भौतिक शास्त्र के लिए। और वर्ष 1954 में भारत रत्न इनको पुरस्कार मिला था और वर्ष 1957 में इनको लेनिन शांति पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आता है कि विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी कविता एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह हो जाती है? तो 10 नीति कथाओं का संग्रह हो जाती है, किसके द्वारा लिखी गई है? यह विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है। तो एन इक्वल म्यूजिक होती है, या फिर बीस्टली टेल्स होती है, द रिवॉर्ड अर्थ है, या फिर आपका समर रैकबीम है। तो विक्रम सेठ के द्वारा यह लिखी गई आपकी किताब हो जाती है। तो यहाँ पे बताना है कि यह कौन सा आपकी यहाँ पे किताब हो जाती है। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 2, बीस्टली टेल्स। कौन सी हो जाती है? बीस्टली टेल्स होती है। यह विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई है और विक्रम सेठ को उपन्यासकार और उपन्यासकार कवि के रूप में जाना जाता है। तो इनका पूरा शीर्षक क्या हो जाता है? यहाँ पे इनके शीर्षक की मैं यहाँ पे बात करूँ, किसकी बात करूँ? इनके शीर्षक की मैं यहाँ पे बात करूँ तो शीर्षक क्या हो जाता है? बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर। क्या हो जाता है? यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है बीस्टली, आपको साथ ही साथ नोट डाउन करते हुए चलना है। बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर। ठीक, बीस्टली टेल्स फ्रॉम हियर एंड देयर, यह आपकी यहाँ पे इनका क्या हो जाता है? शीर्षक हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो हरवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का आपको नाम बताना है। तो यहाँ पे हरवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई यह कविता हो जाती है। तो इस कविता का आपको नाम बताना है, कौन सी कविता हो जाती है? तो 1 नवंबर 1984, चल मर्दाने, या 2 चट्टाने, या अग्निपथ। तो यहाँ पे हरवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताना है, क्या हो जाती है? तो आखिरी कविता की मैं यहाँ पे बात करूँ तो 1 नवंबर 1984 आपकी आखिरी कविता हो जाती है। आखिरी कविता किसकी? हरवंश राय बच्चन की, इतना आपको ध्यान रखना है। हरवंश राय बच्चन को हम किसके कवि के नाम से जानते हैं? तो इनको हम छायावाद कवि के नाम से जानते हैं। छायावाद कवि के नाम से इनको हम जानते हैं। और इनकी प्रसिद्ध जो कृति है, इनकी कृति की मैं यहाँ पे बात करूँ, तो कृति इनकी कौन सी हो जाती है? इनकी प्रसिद्ध कृति आपकी मधुशाला हो जाती है। मधुशाला इनकी क्या है? प्रसिद्ध कृति है। और यह मधुशाला है आपकी कब इन्होंने लिखी थी? तो 1935 में इन्होंने मधुशाला को लिखा था। यहाँ तक बात क्लियर? 1935 में इन्होंने मधुशाला को लिखा था, इतना आपको ध्यान रखना है। और 1884 में इन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित एक कविता लिखी थी। कौन सी कविता लिखी थी? तो यह आपकी क्या हो जाती है? 1 नवंबर 1984 है। यह 1984 है आपकी। इन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या पर इन्होंने यह कविता लिखी थी, तो इनको ध्यान रखना है। और इनकी यह क्या हो जाती है? अंतिम कविता हो जाती है। अंतिम कविता हो जाती है, इतना आपको ध्यान रखना है। इन्होंने किसके लिए लिखी थी? तो हरवंश राय बच्चन ने लास्ट कविता, जो आखिरी कविता लिखी थी 1 नवंबर 1984, यह इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित यह आपकी कविता हो जाती है। तो जो आपके हरवंश राय बच्चन हैं, यह छायावाद कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनकी कृति की मैं बात करूं, जो आपकी प्रसिद्ध कृति है इनकी, वह आपकी मधुशाला हो जाती है। और यह 1935 में लिखी थी मधुशाला। अंतिम कविता इन्होंने 1 नवंबर 1984 लिखी है, जो कि आपकी इंदिरा गांधी की हत्या पर आधारित यह अंतिम कविता हो जाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यह आपके फ्रेडरिक स्टोमियर हो जाते हैं। कार्ल
विलियम्स सीले हो जाते हैं, या विलियम मर्डोक हो जाते हैं, या कार्ल लैंडस्टेनर हो जाते हैं। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह प्रणाली की हम यहाँ पे बात करते हैं तो यह आपके यहाँ पे कार्ल लैंडस्टेनर हो जाते हैं। किसके लिए? रक्त समूह प्रणाली के लिए यह जाने जाते हैं। और इन्होंने रक्त के बारे में बताया रक्त आपका कितने प्रकार का होता है? तो यह आपका 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का होता है, ए बी और आपका ओ। ठीक, यह आपके 4 टाइप के रक्त हो जाते हैं, ब्लड हो जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, यह क्वेश्चन भी आपका कई बार पूछा जा चुका है और कई बार परीक्षाओं में यह अलग अलग परीक्षाओं में देखा भी जाता है। ठीक, रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टेनर ने की थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली यानी कि को निशाना बनाता है, यानी कि औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। यहाँ पे बताना है कि वर्ष 2007 में इन्होंने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आक्रमण किया था। तो यह आपकी कौन फिकर हो जाती है? स्टॉक्सनेट होती है, ज्यूस होती है, या फिर सेंसर होती है? तो आपको बताना है यह आपकी एक कंप्यूटर की एक वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली को निशाना बनाता है। इसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आधारित आक्रमण किया था। तो इसका सही आंसर होता है कौन सी? यह आपकी वर्म हो जाती है। तो इसका सही आंसर होता है आपका स्टक्सनेट। स्टक्सनेट है यह आपकी कंप्यूटर की एक क्या हो जाती है? एक वर्म हो जाती है। यह क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में आए हुए क्वेश्चन पेपर हैं, तो आपको सभी क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 आता है कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को क्या कहते हैं? तो इसको हम मलक्का जल डमरू मध्य कहते हैं, या पाक जल डमरू मध्य कहते हैं, या सुंडा जल डमरू मध्य कहते हैं, या मालुक कंडू कहते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच में जो मौजूद जल संधि होती है इसको हम क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताना है। तो इसको हम क्या कहते हैं? जो आपकी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो आपकी संधि होती है तो इसको हम बोलते हैं पाक जल डमरू मध्य। क्या बोलते हैं? पाक जल डमरू मध्य इसको हम बोलते हैं। इतना आपको ध्यान रखना है। यह क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है। जो आपकी तमिलनाडु है राज्य है और यह श्रीलंका है, तो इनके बीच में जो जल संधि है वह आपकी कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 आता है कि निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किस राज्य की संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी अन्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो यह आपका फ्लोरिडा हो जाता है, अलास्का हो जाता है, रोड आइसलैंड हो जाता है, या फिर मैरीलैंड होता है। तो यहाँ पे बात करनी है कि जो आपका अन्य सीमा के साथ साझा नहीं करता है संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए किस राज्य की सीमा संयुक्त राज्य के किसी अन्य सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे यह आपका अलास्का हो जाता है। अलास्का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे आपका ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की कि दुनिया का तीसरा सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दुनिया का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे जनसंख्या वाला देश की हम बात करते हैं तो इंडोनेशिया होता है, ब्राज़ील होता है, ऑप्शन 3 में आपका संयुक्त राज्य अमेरिका होता है, ऑप्शन 4 आता है कि यूनाइटेड किंगडम होता है।
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा हो जाता है? तो तीसरे की हम बात करते हैं तो इसका सही आंसर होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड हो जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यह जनसंख्या में तीसरे स्थान पर है। सबसे फर्स्ट स्थान पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको समझना है, यह आपके यहाँ पे 4 स्थान में आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे फर्स्ट स्थान आपका क्या हो जाता है? तो फर्स्ट स्थान आपका यहाँ पे चीन हो जाता है। फर्स्ट पर आपका जनसंख्या के रूप में आपका चीन आता है। आगे मैं बात करूँ सेकंड पर आपका भारत आता है और थर्ड पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका आता है। संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, ठीक, अमेरिका आता है। फोर्थ नंबर पर आपका इंडोनेशिया आता है, ठीक, इंडोनेशिया आता है, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? यह आपका चीन है, यह आपका फर्स्ट नंबर पर आता है। सेकंड पर भारत, थर्ड पर संयुक्त राज्य अमेरिका और फोर्थ नंबर पर इंडोनेशिया आ जाता है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो मस्कट होता है, दुबई होता है, आबू धाबी होता है या फिर शारजाह होता है। तो संयुक्त राज्य यहाँ पे अमीरात की हम बात करते हैं तो इसका एक अमीरात नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका मस्कट। मस्कट है यह आपका, यह अमीरात नहीं है। तो हम संयुक्त राज्य अमीरात की हम बात करते हैं, यानी कि अमीरी वाले जो आपका राज्य है यह, इसकी हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपके 7 शेख राज्य आते हैं। पहले हम बात करते हैं मस्कट के बारे में। तो मस्कट की जो राजधानी है उसके बारे में हम बात करें तो मस्कट की राजधानी आपकी ओमान हो जाती है। ओमान आपकी मस्कट की क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है, ठीक। मस्कट की राजधानी ओमान होती है और संयुक्त राज्य अमीरात के अंतर्गत आपके 7 शेख राज्य आते हैं। संयुक्त राज्य अमीरात के अंतर्गत आपके कैसे राज्य आते हैं? 7 शेख राज्य आते हैं। और इन 7 शेख राज्यों के बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका कौन से 7 शेख राज्य आते हैं? तो 7 शेख राज्य की हम बात करें, 7 शेख राज्य की हम बात करें तो आपका पहले नंबर पर आता है आपका यहाँ पे फर्स्ट पर आता है आपका आबू धाबी। क्या आता है? आबू धाबी आता है, ठीक, आबू धाबी आता है। सेकंड पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका शारजाह होता है, ठीक। थर्ड पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो दुबई आ जाता है, आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। फोर्थ नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका उम्म उल कुबैन आ जाता है, ठीक, उम्म उल कुबैन आ जाता है। और 5 नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका अजमान आता है, अजमान आ जाता है। और 6 नंबर पर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका यहाँ पे फुजैराह होता है। और 7 नंबर पर आपका यहाँ पे क्या आ जाता है? रस उल खैमा आ जाता है। यहाँ तक बात क्लियर? रस उल खैमा आपका यह आ जाता है। यह आपके क्या हो जाते हैं? संयुक्त राज्य अमीरात के 7 शेख राज्य हो जाते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा शेख राज्य नहीं है, तो यहाँ पे आपका मस्कट हो जाता है। मस्कट आपका शेख राज्य नहीं है, यह आपका अलग हो जाता है। मस्कट की जो राजधानी है आपकी ओमान हो जाती है। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? बहरीन की राजधानी आपको बतानी है, कौन सी हो जाती है? तो अंकारा है, दोहा है, मनामा है या फिर बैरूत है। तो निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? तो बहरीन की राजधानी की हम बात करते हैं तो इसका
सही आंसर होता है आपका बहरीन की राजधानी आपकी मनामा हो जाती है। मनामा आपकी बहरीन की राजधानी हो जाती है। यहाँ पे मैं बात करूँ किसकी, यहाँ पे मैं बैरूत की बात करूँ, यहाँ पे मैं अंकारा की बात करूँ और दोहा की बात करूँ, तो इनकी राजधानी आपको बतानी है। तो अंकारा की राजधानी आपकी तुर्की हो जाती है। क्या हो जाती है? अंकारा की राजधानी तुर्की होती है। दोहा की मैं बात करूं तो कतर हो जाती है। दोहा की राजधानी आपकी कतर हो जाती है। और बैरूत की राजधानी आपकी लेबनान हो जाती है। लेबनान आपकी बैरूत की राजधानी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आता है कि पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। तो पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष, यह क्वेश्चन आपको कई बार परीक्षाओं में देखने के लिए मिला होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष थी वह कौन थी। तो आपकी सुषमा स्वराज हो जाती हैं, मीरा कुमार हो जाती हैं, प्रतिभा पाटिल हो जाती हैं, या फिर सुमित्रा महाजन हो जाती हैं। तो पहली महिला लोकसभा की अध्यक्ष की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपकी मीरा कुमार हो जाती हैं। मीरा कुमार की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपकी लोकसभा की अध्यक्ष हो जाती हैं। इतना आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका नेक्स्ट आ जाता है कि स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था। तो झांसी में हुआ था, हैदराबाद में हुआ था, दिल्ली में हुआ था, या फिर मेरठ में हुआ था। 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था, यह बात आपको बतानी है। तो यह आपका मेरठ में हुआ था। मेरठ में हुआ था सिपाही विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम का। और कब हुआ था, तो डेट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेट की मैं बात करूँ 10 मई 1857 को यह आपका विद्रोह हुआ था, जो कि आपका मेरठ में प्रारंभ हो गया था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 19 आता है कि पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पारंपरिक जो अल्पाहार खांडवी किस भारतीय राज्य से संबंधित है। खांडवी यह आपका क्या हो जाता है, एक अल्पाहार है, यानी कि एक वहाँ का भोजन है, प्रसिद्ध भोजन है, प्रसिद्ध भोजन हो जाता है आपका, जिसका नाम है अल्पाहार खांडवी। खांडवी नाम है, भोजन हो जाता है। तो यह किस राज्य का हो जाता है। गुजरात का है, कर्नाटक का है, पश्चिम बंगाल का है, या फिर बिहार का हो जाता है। तो खांडवी है यह आपका गुजरात का हो जाता है। खांडवी आपका कहाँ का है, गुजरात का है। खांडवी गुजराती क्या है, एक भोजन हो जाता है, यानी कि व्यंजन है। ठीक, व्यंजन हो जाता है यह आपका गुजरात का। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका कि भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। भारत के पहले हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। तो आपको बताना है। ऑप्शन 1 आता है कि दैनिक भास्कर होता है, उद्दंड मारदंड होता है, पत्रिका होती है, या फिर देशबंधु होता है। तो 30 मई 1836 की मैं यहाँ पे बात करूँ, इसको प्रकाशित किया गया था। तो इसका सही आंसर होता है यह आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है। उद्दंड मारदंड है आपका, यह आपका क्या है, यह आपका हिंदी भाषा का एक अखबार हो जाता है, जिसको 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था। और यह कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो यह आपका कलकत्ता से प्रकाशित हुआ है। कलकत्ता से इसको प्रकाशित किया गया है। और किसने प्रकाशित किया था, तो यह आपके जुगल किशोर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं, जुगल किशोर हो जाते हैं। कलकत्ता से इन्होंने इसको हिंदी के अखबार को प्रकाशित किया था। इतना आपको ध्यान रखना है। और यह आपका हिंदी भाषा का क्या हो जाता है, प्रथम आपका समाचार पत्र हो जाता है। समाचार पत्र हो जाता है। ठीक, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर।
यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आता है कि इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है। गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली किस्म हो जाती है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। यानी कि उच्च किस्म की हमने यहाँ पे बात की है, यानी यह क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि उच्च पैदावार देने वाली किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान था। तो इसका सही आंसर होता है यह आपकी इंदिरा सोना होती है, लार्मा रोजो होती है, अराइज तेज होती है या फिर अंकुर होती है। तो इसका सही आंसर होता है क्वेश्चन नंबर 21 का, यह आपकी लार्मा रोजो हो जाती है। लार्मा रोजो आपकी हरित क्रांति की यह एक उच्च किस्म की यह बीज हो जाती है, लार्मा रोजो। ठीक, भारत में हरित क्रांति के लिए कौन जाने जाते हैं, तो आपके यहाँ पे आपके स्वामीनाथन जाने जाते हैं। नॉर्मल बोल लो, स्वामीनाथन आपके जाने जाते हैं किसके लिए, हरित क्रांति के लिए। हरित क्रांति के लिए कौन जाने जाते हैं, तो यहाँ पे स्वामीनाथन जाने जाते हैं। MS स्वामीनाथन जाने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। और यह किसके लिए लाई गई थी, तो यह हरित क्रांति गेहूं के लिए लाई गई थी, गेहूं के लिए। ठीक, गेहूं के लिए और दूसरी बार आपकी चावल के लिए लाई गई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के मसौदे किसने तैयार किया था। यानी फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के मसौदे किसने तैयार किया था। तो भारतीय संविधान के जो मसौदे हैं किसने तैयार किए थे, तो व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने, नंदलाल बोस ने, श्याम प्रसाद मुखर्जी ने या बेनेगल नरसिंह राव ने। तो फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के मसौदे तैयार किया था। तो यह मसौदे किसने तैयार किए थे, यह आपको यहाँ पे बताना है। तो इसका सही आंसर होता है यह आपके क्या हो जाते हैं, बेनेगल नरसिंह राव हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे भारतीय संविधान के मसौदे को तैयार किया था। कब तैयार किया था, तो यह आपके फरवरी 1948 में, फरवरी 1948 में मसौदे को तैयार किया था बेनेगल नरसिंह राव ने। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 आता है कि उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो उदयपुर में, जोधपुर में, मैसूर में या फिर जयपुर में। तो उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो इसकी मैं यहाँ पे बात करूँ तो उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित हो जाता है, तो यह आपका जोधपुर होता है। क्या होता है, जोधपुर होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है, तो यह आपका जोधपुर में हो जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। लावड़ी किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश का है, महाराष्ट्र का है, सिक्किम का है या फिर तमिलनाडु का है। तो लावड़ी आपका यह लोक नृत्य हो जाता है। तो लावड़ी आपका नृत्य आपका कहाँ का हो जाता है, महाराष्ट्र का हो जाता है। महाराष्ट्र में आपका लावड़ी नृत्य होता है और यह भारत का प्रसिद्ध नृत्य हो जाता है। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि वह कौन सा अंतिम वर्ष था, वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। वह कौन सा वर्ष था जिसमें रेल बजट को और किसको, केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रेजेंट किया गया था। तो कौन सा वर्ष हो जाता है जब यह दोनों बजट हैं आपके अलग अलग प्रस्तुत किए गए थे। तो वर्ष 2016 आता है, वर्ष 2012 में या फिर 2008 में या 2004 में। तो रेल बजट और केंद्रीय बजट को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। तो इसका सही आंसर होता है वर्ष 2016 में। वर्ष 2016 में इन दोनों बजटों को अलग अलग प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि वर्ष 1773 से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। वर्ष 1773 से लेकर
1785 तक। यह भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो आपको बताना है 1773 से लेकर के आपके 1785 तक जो आपके गवर्नर जनरल बने थे तो कौन बने थे? वॉरेन हॉस्टिंग थे, लॉर्ड मिंटो थे, जॉर्ज वॉटसन थे या फिर विलियम जॉर्ज वॉकर थे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 का आंसर बताना है तो इसका सही आंसर हो जाता है आपके कौन हो जाते हैं? इसका सही आंसर हो जाता है वॉरेन हॉस्टिंग। कौन हो जाते हैं? वॉरेन हॉस्टिंग हो जाते हैं। यह भारत के गवर्नर जनरल बने थे। यहाँ तक बात क्लियर। भारत के गवर्नर जनरल आपके प्रथम जो बने थे लॉर्ड वॉरेन हॉस्टिंग थे। और रेगुलेटिंग एक्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ जो आपका कौन सा एक्ट है? रेगुलेटिंग एक्ट की मैं यहाँ पे बात करूँ तो यह आपका 1773 में, ठीक, रेगुलेटिंग एक्ट है आपका 1973 में। बंगाल प्रांत का गवर्नर जनरल संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। यानी कि जो आपका बंगाल प्रांत का गवर्नर जनरल संयुक्त यानी कि पूरा जो आपका भारत है यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। किसको? वॉरेन हॉस्टिंग को। इतना आपको ध्यान रखना है। किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और यह एक्ट आपका 1973 में आया था। यहाँ तक बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आता है आपका कि निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय में है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है, बंगलुरु में है, गुरुग्राम में है या फिर चेन्नई में है। तो निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का जो मुख्यालय है इसकी हम बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पे हो जाता है? गुरुग्राम में हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे थर्ड आपका सही आंसर हो जाता है। आगे बात करते हैं कि भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप में पर्यटन को अवैध बना दिया था? किस द्वीप में पर्यटन को क्या बना दिया? अवैध बना दिया। तो यह कौन सा आपका द्वीप हो जाता है? तो प्रिंसलिन द्वीप है, पेम्पा द्वीप है या ट्रोमेलिन द्वीप होता है या फिर सेंटिलन द्वीप होता है। तो यहाँ पे कौन सा द्वीप है जिसे भारत सरकार ने क्या बना दिया? अवैध बना दिया, अवैध घोषित कर दिया। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाता है। कौन सा द्वीप हो जाता है? सेंटिलन द्वीप हो जाता है जिसको क्या बना दिया? अवैध बना दिया था। ठीक, भारत सरकार ने इस द्वीप को अवैध घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 29 आता है। सितंबर 2018 की हम बात करते हैं तो सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपट्टन का उद्घाटन किया गया था? तो भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपट्टन का उद्घाटन किया गया था तो सिक्किम का, मिजोरम का, नागालैंड का या फिर मणिपुर का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताना है तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका यहाँ पे किसका उद्घाटन किया गया था? तो इसका सही आंसर है यहाँ पे सिक्किम का। किसका उद्घाटन किया गया था? सिक्किम का किया गया था। आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो रक्षा मंत्री थे कौन थे? कैलाश नाथ काटजू थे, BK कृष्ण मेनन थे या बलदेव सिंह थे या यशवंत राव चव्हाण थे। ठीक, चव्हाण थे। ठीक, तो आपको बताना है कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री के रूप में कौन थे? तो इसका सही आंसर होता है आपका रक्षा मंत्री के रूप में आपके पहले बलदेव सिंह थे। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री के रूप में हम बात करते हैं तो पहले रक्षा मंत्री आपके कौन थे? बलदेव सिंह थे। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी है यह किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर, साबरमती नदी पर,
ताप्ती नदी पर या फिर माही नदी पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी है वह किस नदी पर स्थित है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हम बात करते हैं तो यह आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है। स्टैचू ऑफ यूनिटी आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो कौन सा पुष्प का वह हिस्सा हो जाता है? तो वह अंडाशय होता है, बीजांड होता है, परागकोश होता है या पुष्पयोनि होती है। तो पराग का उत्पादन होता है तो वह आपका क्या हो जाता है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाता है, परागकोश हो जाता है। पुष्प के किस हिस्से में परागकोश का उत्पादन होता है? तो परागकोश में होता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कौन सा जीवाणु आपका अंडाकार होता है और गोलाकार होता है? तो इसेरकिया कोलाई होता है, कोकस होता है, बैसिलस होता है या वेब्रियो होता है। तो कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? इसकी हम बात करते हैं तो यह आपका कोकस जीवाणु है, यह आपका अंडाकार और गोलाकार होता है। कौन सा जीवाणु होता है? कोकस जीवाणु आपका अंडाकार और गोलाकार होता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंग दैर्घ्य लगभग होती है। तो बैंगनी रंग के जो प्रकाश दैर्घ्य की तरंग दैर्घ्य होती है यह आपकी कितनी होती है? तो यह 10 से लेकर 11 pm तक होती है, 1 से लेकर 10 mm होती है या फिर आपकी 455 से लेकर 390 nm होती है या 230 से लेकर 310 pm होती है। तो यहाँ पे बताना है जो आपका बैंगनी रंग होता है इसके प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है वह लगभग होती है। तो इसकी तरंग दैर्घ्य की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। तो कौन सी होती है? 455 से लेकर 390 nm होती है। 450 से लेकर 390 nm तक इसकी क्या होती है? इसकी तरंग दैर्घ्य होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। तो मक्खन का उदाहरण है, मक्खन के उदाहरण की हम बात करते हैं तो निलंबन होता है, कोलाइडल घोल होता है, पायस होता है या फिर मिश्रण होता है। मक्खन का उदाहरण क्या हो जाता है? मक्खन का उदाहरण आपका पायस हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? निम्नलिखित में किस लवण के क्रिस्टल जल के 10 अणु नहीं होंगे? तो ग्लोबल सॉल्ट होता है, वॉशिंग सोडा होता है, बोरेक्स होता है या एप्सम सॉल्ट होता है। तो निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल 10 अणु नहीं होंगे? तो किस में 10 अणु नहीं होंगे? तो यह आपका एप्सम सॉल्ट हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 सही आंसर हो जाता है। कौन सा होता है? एप्सम सॉल्ट होता है, जो कि आपका यहाँ पे जो लवण है यह इसमें नहीं होंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 आता है। वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने या फिर जोनाथन डक्कन ने या सर विलियम मोर ने या मदन मोहन मालवीय ने। तो वर्ष 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्वविद्यालय की स्थापना की हम यहाँ पे बात करते हैं तो आपके सर विलियम म्योर हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? सर विलियम म्योर हो जाते हैं। इन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ तक बात क्लियर। और जो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसको हम पहले किस नाम से जानते थे? तो इसको हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड के नाम से जानते थे। ऑक्सफोर्ड के नाम से इसको हम जानते थे, आपको ध्यान रखना है। यहाँ तक बात क्लियर? यहाँ तक बात क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपका नेक्स्ट आता है कि पहली महिला मुख्यमंत्री वर्ष 1963 में नियुक्त की गई थी। उन्होंने किस भारतीय राज्य सरकार का नेतृत्व किया था? यानी कि जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, कब बनी थी? 1963 में। तो कौन सी वह महिला थी और
वह जो महिलाएं हैं आपकी राज्य सरकार के रूप में उन्होंने नेतृत्व किया था और इन्होंने पहली बार नेतृत्व किया था। तो पहली बार जो आपकी महिला आपकी मुख्यमंत्री बनी थी, तो यह पूछा है आपसे कि वह किस राज्य की यह बनी थी। तो किस राज्य की बनी थी? तमिलनाडु की, उत्तर प्रदेश की, तमिलनाडु की, पश्चिम बंगाल की या फिर असम की। तो कौन सी आपके यहाँ पे जो महिला मुख्यमंत्री हैं वह किस राज्य की आपकी सरकार की बनी थी? तो इसका सही आंसर होता है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आपकी क्या बनी थी? यह आपकी सरकार का नेतृत्व करने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री के रूप में चुनी गई थी 1963 को। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए, आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने यह पेपर आपका यहाँ पे 28 जनवरी 2019 का पेपर कराया है और यह आपका सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो जाता है। तो आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इससे आगे हम नेक्स्ट कराएंगे 28 जनवरी 2019 का ही पेपर और यह आपका फर्स्ट शिफ्ट का होगा। ठीक, फर्स्ट शिफ्ट का आपका यह एग्ज़ाम होगा। तो मैं यहाँ पे आपको यूपी पुलिस के आपके सभी जो आपके एग्ज़ाम्स हैं इन सभी को मैं यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगी। तो आपको सभी को अच्छे से समझना है। ठीक, सभी को अच्छे से समझना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।